हेलो, गुड इवनिंग सभी लोगों को। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में कई सारे वीडियोस जो है आपको हिंदी और इंग्लिश पर अपलोड कर दिया गया है, और ये जो वीडियो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, खासकर बिहार बोर्ड के लिए। ऐसा तो ये सभी बोर्ड में जो है आपके कामयाब आएंगे, और सभी लोगों को जो है राधे राधे। आप सभी का रिजल्ट विथ रुद्रा सर में स्वागत है। आप सभी जो है इस चैनल के और इस यूट्यूब चैनल के आप सभी एक परिवार के सदस्य हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स के पहले चैप्टर का पूरा A to Z, यानी रामबाड़ा बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, पूरा का पूरा जो है आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलेगी इसमें। एकदम क्रैश कोर्स के रूप में ये होगा आपका पूरा का पूरा एकदम सेशन कंप्लीट। तो देर ना करते हुए चलिए जो है आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सभी लोग जो है वीडियो को अंत तक देखेंगे, कोई जो है मिस नहीं करेगा। देखने के बाद जो है एक भी आपका चीज इसमें छूटने वाला नहीं है। अच्छी चीज आपको इसमें मिलेगी, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलेगी, किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, और पूरा का पूरा जो है आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा। जो लोग नए हैं उनको भी जो है काफी हेल्प मिलेगा एग्जाम के लिए। ऐसे आपको बताना होगा कि इस तरह की वीडियो जो है सारी अपलोड और कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। अनदर जो वीडियो है जो चैप्टर के हैं वो अपलोड कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए, आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट आ जाइए, क्लास को शुरू किया जाता है। ठीक है, तो एक बार जो है सभी लोगों को फिर से बता देते हैं कि चैप्टर जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए देखिए करें कि इस चैप्टर का नाम क्या है। तो इस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये एनसीईआरटी का जो है पहला चैप्टर है। ठीक है, एनसीईआरटी का आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्युत आवेश की बात कर लेते हैं कि विद्युत आवेश होता क्या है। ठीक है, विद्युत आवेश क्या होते हैं। तो बाबू विद्युत आवेश क्या है कि एक भौतिक अवस्था में जो एक ऐसा गुण समझ लीजिए, एक ऐसी राशि समझ लीजिए जिसकी वजह से हम लोग विद्युत क्षेत्र की कल्पना करते हैं। आखिर विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति जिस चीज से हुआ है उसी को हम लोग आवेश कहते हैं। जिस चीज से विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति हुई उस चीज को हम लोग आवेश कहते हैं। आवेश जो है वो क्या है क्या नहीं है वो पहले देख लेंगे कि आवेश जो है एकदम एक मौलिक गुण है। एक ऐसी मौलिक गुण, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का मतलब होगा मौलिक गुण। मौलिक का मतलब मूल गुण। मूल का मतलब होता है जो सबसे पहले आया हुआ है, जैसे मूल जड़, मूल निवासी, मूल मात्रक, मूल राशि। उसी तरह से जो है आवेश एक राशि है, एक गुण है, और एक ऐसा गुण है जिसके कारण जो है विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, उसको हम लोग आवेश कहते हैं। आखिर किसी न किसी गुण की वजह से आपकी क्षेत्र की उत्पत्ति हुई, उसी क्षेत्र को जिस गुण के कारण उत्पत्ति हुई है उसी गुण को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। ऐसे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो उसको आप ऐसा नहीं लिखेंगे, उसको आप ऐसा डील करेंगे कि
विद्युत आवेश को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। क्या है बाबू? तो विद्युत धारा, एक आप पढ़े होंगे विद्युत धारा के बारे में आप लोग जानते होंगे, 10th क्लास में हल्का फुल्का इसकी जानकारी मिल गई होगी। धारा और समय के गुणनफल, धारा और समय के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। धारा हो गया और उसके समय हो गया, जैसे धारा को अब हो गया धारा, ठीक है, धारा जो हो गया और जो समय हो गया, इन दोनों के जो गुणनफल हो गए, यानी दोनों को गुणा कर दीजिए, जो चीजें मिलेगी वही आवेश हो जाएगा, ठीक है, उसी को हम लोग आवेश कहते हैं। यानी धारा गुणे समय को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं, ठीक है। साइंस की भाषा में धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहा जाता है। विद्युत आवेश को किससे सूचित करते हैं बाबू? तो याद रखेंगे क्यू से, ठीक है, किससे सूचित करते हैं? क्यू से। और विद्युत आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणे समय। क्या होता है? विद्युत धारा गुणे समय। तो विद्युत धारा को हम लोग विद्युत आवेश को किससे सूचित करते हैं बाबू? क्यू से करते हैं। धारा को किससे करते हैं? आई से करते हैं। समय को किससे करते हैं? टी से। तो क्यू बराबर हो गया आई गुणे टी। चलिए, विद्युत आवेश एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है, याद रखेंगे। अदिश राशि क्या होती है? तो अदिश राशि होती है कि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं, उसको अदिश राशि बोलते हैं। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों, उसको सदिश राशि कहते हैं। तो ये एक अदिश राशि है, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो बाबू धारा का होता है एम्पियर, ठीक है, सभी लोग जानते हैं। और समय का क्या होता है बाबू? सेकंड होता है। तो एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड। और एम्पियर इंटू सेकंड को क्या कहते हैं मेरे लाल? कूलाम कहा जाता है। क्या कहिएगा? कूलाम। अतः इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और इसकी विमा क्या होती है? आईटी होता है या एटी होता है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? आवेश, आवेश जो है किसे कहते हैं? धारा गुणे समय को आवेश कहते हैं। आवेश को किससे सूचित करते हैं? क्यू से करते हैं। आवेश बराबर होता क्या है? धारा इंटू समय, धारा इंटू समय। धारा को किससे सूचित करते हैं? आई से, समय को टी से। तो क्यू बराबर हो जाता है बाबू आई टी। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो आई धारा का होता है एम्पियर, समय का क्या होता है? सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड को हम कूलाम कहते हैं। चलिए, इसकी विमा होती है आई टी। एम्पियर का होता है, धारा का होता है विमा आई, और समय का कितना होता है? टी। तो हो गया आई टी या एटी होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका मात्रक देख लेंगे। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? अन्य मात्रक। ऐसा ही मात्रक तो कूलाम हो गया। अन्य मात्रक होते हैं विद्युत स्थैतिकी इकाई, जिसको ईएसयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे लाल? ईएसयू, ठीक है। इसको स्टेट कूलाम ही बोलते हैं। कौन कूलाम? स्टेट कूलाम। यह आवेश का सीजीएस मात्रक है। कौन सा मात्रक है? सीजीएस मात्रक। एक कूलाम में 3 गुने 10 के पावर 9 ईएसयू होता है। ये याद रखेंगे आप। एक कूलाम में 3 गुने 10 के पावर 9 ईएसयू होता है। ये याद रखेंगे आप, कंफर्म, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एक ईएसयू बराबर क्या होगा? एक ईएसयू तो 1/3 गुने 10 के पावर 9 कूलाम। उल्टा पूछ लिया गया है, क्योंकि एक ईएसयू ईएसयू इधर छोड़ दीजिएगा तो इधर जाएगा, तो ये बटा में हो जाएगा। तो एक ईएसयू बराबर 1/3 गुने 10 के पावर 9 कूलाम। चलिए, विद्युत चुंबकीय इकाई भी इसका है, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय इकाई को हम लोग एबी कूलाम कहते हैं, ईएमयू कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 10 कूलाम बराबर होते हैं 1 ईएमयू। याद रखेंगे 10 कूलाम बराबर 1 ईएमयू होता है। इसका सबसे बड़ा मात्रक जो है आवेश का वो फैराडे है, ठीक है ना, फैराडे है। और 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। ये याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। हालांकि फ्रैंकलिन भी इसका मात्रक है, ठीक है, फ्रैंकलिन भी इसका मात्रक है। एक फ्रैंकलिन में 1 ईएसयू होते हैं। चलिए, आवेश के गुण देख लीजिए। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि आवेश के गुण क्या होते हैं। आवेश के गुण लिखिए, 2 गुण लिखिए। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। जब एग्जाम में आ जाएगा कि आवेश के गुण लिखिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा कि आवेश का गुण लिखिए, विद्युत आवेश का गुण। तो अगर आप गुण पूछेगा तो 3-4 लिख देंगे। अगर लिख कर आएगा कि 2 लिखिए, तभी 2 लिखेंगे। लिख कर आएगा तभी लिखेंगे, नहीं तो 3 और 4 लिखेंगे। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। सजातीय आवेशों में क्या होता है मेरे बाबू? विकर्षण होता है। विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। एक तरह के लोगों में क्या होता है आपको मालूम है? आपको मालूम होना चाहिए कि जाति जाति को ही काटता है। जाति जो है वो जाति को ही काटता है। तो सजातीय आवेशों में विकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में क्या होते हैं? आकर्षण होते हैं। यानी प्लस और प्लस एक जैसे रहेंगे, एक जैसे रहेगा तो वो विकर्षण करेंगे। तो प्लस प्लस में विकर्षण होगा, माइनस माइनस में विकर्षण होगा, और उल्टा होंगे प्लस और माइनस, तो उसमें आकर्षण होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विद्युत आवेश जो है अध्यारोहण के सिद्धांत का पालन करता है। अध्यारोहण के सिद्धांत को हम लोग योज्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। विद्युत आवेश किसका सिद्धांत का पालन करता है मेरे बाबू? अध्यारोहण के सिद्धांत का पालन करता है। इसी को योज्यता का सिद्धांत कहा जाता है। अब बात ये रहा कि जो अध्यारोहण का सिद्धांत है क्या, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये याद रखिए कि विद्युत आवेश अध्यारोहण के सिद्धांत का पालन करता है। विद्युत आवेश क्वांटीकृत होते हैं। कैसे होते हैं? क्वांटीकृत, यानी आवेश को आप जो है इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हैं, इसी को हम लोग क्वांटीकृत कहते हैं।
किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना देना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्योंकि बाबू जब भी ट्रांसफर होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो इतना जब जाएगा तो इतना जाएगा। जैसे हम बोले कि आप एक आदमी को ही बाहर भेज सकते हैं, तो एक आदमी को बाहर भेजेंगे तो एक आदमी का द्रव्यमान भी तो बाहर जाएगा ना, कि आधा आदमी का द्रव्यमान भेजेंगे, एक आदमी का भेजेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, और मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन ही जाता है। मतलब मिनिमम कितना चार्ज आता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। बिना द्रव्यमान के आवेश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर द्रव्यमान कहीं पर है तो वहां आवेश हो सकता है, ठीक है। बिना द्रव्यमान के आवेश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं पर द्रव्यमान उपस्थित है, इसका मतलब वहां पर आवेश गया होगा। किसी विलग निकाय के लिए, किसी अलग निकाय के लिए, ठीक है ना, किसी अलग निकाय के लिए आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। अर्थात आवेश, ठीक है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका क्या कर सकते हैं आप? रूपांतरण कर सकते हैं। इसी चीज को हम लोग आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश का संरक्षण सिद्धांत। याद रखेंगे, आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? तो आवेश को न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, नहीं जो है नष्ट कर सकते हैं। इसी को हम लोग आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश का संरक्षण सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश का अध्यारोहण का सिद्धांत क्या हो देख लीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को दिया गया कुल आवेश अलग अलग आवेशों के साधारण बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या मतलब है सर? तो जैसे मान के चलिए बबुआ कि जो आप अपना कोई काम करने के लिए पैसा का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, जैसे आप अपने रिश्तेदार में जाते हैं, किसी रिश्तेदार में जाते हैं, ठीक है ना, सपोज कीजिए आप मामा घर गए, ठीक है, मामा के यहाँ गए और आप गए वहां पर जो है, जब वहां से चल दिए, जब वहां से चले तो आपके पास पॉकेट में आप देखें कि 500 रुपया था। जैसे ही घर से निकले, ठीक है, सबको नमस्ते करते हैं तो नानी जी जो है आपको 100 रुपया दे देती है, ठीक है, 100 देती थी नानी जी, ठीक है, नाना जी भी कुछ 100 रुपया दे दिए, मामा दे दिए 100 रुपया, ठीक है, और आप वहां सब निकल गए। तो आपके पास पहले से 500 था, अब कितना मिल गया? 300, तो आपके पास कितना हो गया? 800, और आप रास्ते में 200 रुपया, ठीक है, खर्च कर दिए, तो अब आपके पास कितना बचा? 600 रुपया। यानी कुल बताइए आप क्या किए? साधारण जोड़ घटाव किए, कितना मिला, कितना घटाए, कितना मिला, कितना कम हुआ, कितना खर्च हुआ, कितना बचा, ये सब फाइनली करके आपके कुल के पास कितना बचा? 600 बचा। वही बाबू होता है कि सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु को दिया गया कुल आवेश, जैसे मान के चलिए एक वस्तु है, इसको हम 4 गुलाम दे दिए, फिर कोई दूसरा आया कहा कि नहीं इसको हम 6 गुलाम देते हैं, फिर कोई तीसरा आया कहा कि नहीं हम 9 गुलाम देते हैं, फिर चौथा आया कहा कि नहीं हम -15 गुलाम से ले लेते हैं, इसका खर्च कर देते हैं। अब बताइए कि इस पर कुल आवेश कितना बचा? 4 6 10, 10 9 19, 19 में से 15 गया 4, यानी 4 गुलाम इस पर कुल बचा। तो बाबू अभी हम क्या किए? साधारण बीजगणितीय योग का पालन किए। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु पर दिया गया कुल आवेश अलग अलग आवेशों के साधारण बीजगणितीय योग के बराबर होता है। माना कि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, पहले कोई दिया +Q1, फिर दिया +Q2, फिर दिया +Q3, फिर कोई दिया -Q4, फिर कोई +Q4, तो कुल आवेश मान लीजिए Q। तो जो जो प्लस होगा उसको ऐड कर देंगे, जो माइनस होगा उसको घटा देंगे, तो Q1 + Q2 + Q3 + -Q4 और +Q5। इसी को हम लोग बोलते हैं अध्यारोहण का सिद्धांत। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आवेश के क्वांटिकीकरण सिद्धांत क्या होता है? ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को दिया गया कुल आवेश क्वांटीकृत होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे क्वांटिकीकरण का सिद्धांत क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को दिया गया कुल आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु को दिया गया कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांक गुणक होते हैं। यानी मान के चलिए कि इंसान भी जो है वो क्वांटीकृत होते हैं। जैसे पार्टी में जब भी इंसान आएंगे, या तो 1 आएंगे, या 2 आएंगे, या 3 आएंगे, या 4 आएंगे, या 5 आएंगे, 6 आएंगे, 7 आएंगे, 8 आएंगे, 9 आएंगे, या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान कहे कि आधा इंसान आया है, 1/2 इंसान आया है, 2/3 इंसान आया है। नहीं हो सकता ना, 1/2 3/2
2/3 ये सब नहीं हो सकते हैं। यानी जब भी आएंगे पूर्णांक में आएंगे, वही चीज यहाँ पर लागू होता है बाबू कि किसी भी वस्तु को दिया गया कुल आवेश, जो कुल आवेश होते हैं वो क्वांटीकृत होते हैं। अर्थ क्या होता है, मतलब किसी भी वस्तु को जब हम आवेश देंगे तो कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणक होगा। यानी जब देंगे इलेक्ट्रॉन तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। माना वस्तु को दिया गया कुल आवेश Q है तो फॉर्मूला होता है Q बराबर N। N जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जहां N की वैल्यू होती है 1 2 3 4। ठीक है, यानी जब दे सकते हैं 1 2 3 4 दे सकते हैं, कभी 1/2 नहीं दे सकते, 2/3 नहीं दे सकते, 3/4 नहीं दे सकते, 4/5 नहीं दे सकते। यानी जब देंगे हम पूर्णांक नहीं देंगे। चलिए नेक्स्ट है दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल के कूलाम के नियम की व्याख्या करें। देखिए कूलाम के नियम की व्याख्या करेंगे, दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल क्या होता है। तो देखिए दो आवेश है, एक आवेश ये मान लीजिए, एक आवेश ये मान लीजिए, दोनों आवेशों के बीच एक बल लगता है। ठीक है ना, दोनों के बीच क्या लगता है, एक बल। इस बल को हम लोग विद्युत बल या कूलाम बल बोलते हैं। कौन सा बल बोलिएगा, विद्युत बल या कूलाम बल। इस एक आवेश ये मान लीजिए, एक आवेश ये मान लीजिए, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले जो बल होते हैं वो आपके कूलाम बल कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, कूलाम बल। ये जो कूलाम बल होता है, ये कूलाम बल ये दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। ये नियम क्या है तो फिर से समझिए, ये दो आवेश जो है, इस आवेश को मान लीजिए Q1, इसको मान लीजिए Q2, दोनों आवेशों के बीच एक बल लगता है। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। जैसे देखिए दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मान के चलिए एक यहाँ आवेश है Q1, एक यहाँ आवेश है Q2, ठीक है, यहाँ पर Q2 है, इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। यहाँ पर जो आवेश है मान के चलिए A है, यहाँ B है। A का परिमाण Q1 है और B का परिमाण कितना है, Q2 है। तो कह रहा है कि माना कि दो आवेश Q1 और Q2 है, A पर Q है और B पर Q2 है, दोनों को R दूरी पर रखा गया है। यदि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल कितना हो, F हो, तो कूलाम के नियम से क्या होगा, तो कूलाम के नियम से जो F होगा वो समानुपाती होगा Q1 Q2 का, Q1 Q2 का समानुपाती होगा। और कह रहा है कि उनके बीच की दूरी की क्या होगा, वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी R 1/R का स्क्वायर होगा। और समीकरण 2 और समीकरण 1 को मिला देंगे और मिलाने से जो लिखेंगे, जैसे देखिए F समानुपाती Q1 Q2, ठीक है, और F समानुपाती 1/R स्क्वायर। समीकरण 1 और समीकरण 2 को साथ में लिखने पर F समानुपाती हो गया Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, ये नीचे है तो नीचे आ गया। F बराबर, अब बाबू आपको मालूम है कि समानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, नियतांक के रूप में क्या आ गया, K आ गया, Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। ये समीकरण 3 हो गया। K एक समानुपाती नियतांक है और K का मान होता है 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन R। अब इस मान को आप रख दीजिए, एप्सिलॉन R का मान कितना होता है, शून्य के लिए, हवा के लिए, निर्वात के लिए 1 होता है। कितना होता है, 1, ठीक है, याद रखेंगे। निर्वात में मान कितना होता है, 1, जल में कितना होता है, 81, धातु में कितने होते हैं, अनंत, ठीक है, अधातु में कितने होते हैं, 1 और अनंत के बीच, ठीक है, 1 से अनंत के बीच। तो एप्सिलॉन का मान किसके लिए 1 होता है, शून्य के लिए। तो एप्सिलॉन का मान 1 रख दिए, 1 रख दिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो आ गया A बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये क्या है बाबू, तो दो आवेशों के बीच किसमें, हवा में शून्य में लगने वाला विद्युतीय बल का क्या है, कूलाम नियम का समीकरण है। चलिए अब कूलाम नियम की हम लोग सीमाएं पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है थोड़ी सी अगर आ जाएगा कि माध्यम में लगने वाला बल निकालिए, तो बस कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, माध्यम में लगने वाला बल को कुछ नहीं करेंगे। अगर माध्यम में निकालने के लिए कहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, बस A बराबर लिख देंगे 1/4πε0, ठीक है, और माध्यम मान के चलिए एप्सिलॉन R है उसकी प्रभावशीलता, तो हो गया Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। ये हो गया माध्यम में, मीडियम में, ठीक है, माध्यम में लगने वाला कूलाम बल। ठीक है, डन है, डन है। चलिए कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलाम के नियम की अक्सर पूछता है कि कूलाम नियम की विशेषता क्या है, शर्त क्या है, सीमाएं क्या है, तीनों पूछेगा। बस एक ट्रिक याद रखेंगे आप, मेरा ट्रिक ये है बाबू, दो स्थिर
दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश। ट्रिक मेरा ये है, ठीक है, समझ में आएगा तो एक बार जबरदस्त आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ट्रिक मेरा ये है, ठीक है। यह केवल देखिए कूलॉम नियम की सीमाएं क्या है, सीमाएं क्या है, विशेषता क्या है, या फिर आपका, ठीक है, शर्त क्या है। दो स्थिर बिंदु आवेश, सबसे पहले लिखेंगे यह केवल दो, यहां से रिलेट करेंगे, यह केवल दो आवेशों के लिए लागू होती है, यानी यह केवल दो आवेशों के बीच लागू होती है। फिर यह केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। और यह केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, यह केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। बोलिए आया समझ में? दो आवेश, स्थिर आवेश, बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। ठीक, याद रखेंगे दो स्थिर बिंदु आवेश। चलिए, कूलॉम नियम की विशेषताएं क्या है? यह आकर्षण और विकर्षण का बल है। बाबू इसमें आकर्षण भी होता है, खींचता भी है, ढकेलता भी है, ठीक है ना। प्रतिकर्षण भी करता है, फेंकता भी है, खींचता भी है। जो आकर्षण होता है उसको क्रिया बल कहते हैं, जो विकर्षण होता है उसको प्रतिक्रिया बल कहते हैं, यानी ये क्रिया प्रतिक्रिया का बल है। दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। यानी कौन सी माध्यम रखेंगे, हवा में रखेंगे कुछ और होगा, जल में रखेंगे कुछ और होगा, धातु में रखेंगे कुछ और होगा, अधातु में रखेंगे कुछ और होगा, यानी माध्यम पर निर्भर करता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल तीसरे आवेश पर निर्भर नहीं करता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है तीसरे पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ कितने के लिए वैलिड है? दो के लिए ही वैलिड है। यह कैसा बल है बाबू? केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल क्या होता है सर? वह बल जो दूरी पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है, याद रहेगा। वह बल जो दूरी पर निर्भर करता है उसे क्या कहेंगे? केंद्रीय बल। यह एक संरक्षी बल है। कैसा बल है? संरक्षी बल, ठीक है। कैसा बल है? संरक्षी बल है। चलिए आगे चलते हैं, आवेशों का सतत वितरण। ठीक है, आवेशों का सतत वितरण कितने प्रकार के होते हैं? वो तीन प्रकार के। सतत वितरण का मतलब क्या हुआ सर? जैसे मान के चलिए सब किसी को पैसा आप देंगे तो अलग अलग पैसा, जैसे सब किसी को खाना खिलाएंगे तो लोग अलग अलग खाएंगे, कोई 2 रोटी खाएगा, कोई 4 रोटी खाएगा, कोई 10 रोटी खा जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग आवेश को देते हैं तो ये निर्भर करता है कि पदार्थ की आकृति कैसी है। 1D है, एक विमीय है, द्विविमीय है, त्रिविमीय है। अगर एक विमीय है तो उस पर कुछ और आवेश चार्ज होगा, द्विविमीय है तो उस पर कुछ और आवेश जाएगा, त्रिविमीय है तो उस पर कुछ और आवेश जाएगा। अब एक बच्चा जो है वो कुछ कम खाएगा, बड़ा बच्चा है ज्यादा खाएगा, वयस्क है ज्यादा और ज्यादा खाएगा, बूढ़े होंगे वो थोड़ी सी कम खाएंगे। तो ये निर्भर कर रहा है कि इंसान कैसा है। उसी तरह से निर्भर कर रहा है पदार्थ कैसा है। ये पदार्थ पर निर्भर कर रहा है कि उस पर आवेश कैसा वितरण होगा, कैसे दिया जाएगा। चलिए इसको पढ़ते हैं। आवेश के सतत वितरण, यानी आवेश को कैसे हम किसी चीज पर बांटते हैं, किसी चीज पर फैलता कैसे है आवेश। तो आवेश का सतत वितरण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आवेश का रैखिक घनत्व, एक होता है आवेश का पृष्ठीय घनत्व, 3 प्रकार के। आवेश का रैखिक घनत्व, दूसरा हो गया आवेश का पृष्ठीय घनत्व, तीसरा हो गया आवेश का आयतन घनत्व। आवेश का आयतन घनत्व कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, सिंपल सा डिफिनेशन है। अगर एक याद है तो सब याद है, और इसमें से तीनों में से किसी एक को एग्जाम में जरूर पूछता है 2 नंबर में, इसलिए ध्यान से देखेंगे आप। जब किसी चालक तार को आवेश दिया जाता है, ये चालक तार, ये मेरा चालक तार है, उसको आवेश देंगे, आवेश दिए तो क्या होता है? किसी चालक तार की प्रति एकांक, ध्यान रखेंगे आप, प्रति एकांक लंबाई, किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर दिए गए आवेश को आवेश का रैखिक घनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाएगा बाबू? किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर दिए गए आवेश को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। इसे लेम्डा द्वारा सूचित करते हैं। किससे करते हैं? लेम्डा द्वारा, लेम्डा से सूचित करेंगे। आवेश का रैखिक घनत्व बराबर क्या होता है? आवेश बटा लंबाई। फिजिक्स की एक अपनी कॉन्सेप्ट होती है, एक अपनी कॉन्सेप्ट क्या वो बता देते हैं आपको, शायद आप नहीं जानते होंगे। जिस राशि के पहले बाबू प्रति लग जाए, एकांक लग जाए, इकाई लग जाए, वो बटा के नीचे चल जाता है, नीचे चल जाता है बटा के। किसके पहले एकांक प्रति इकाई लग रहा है बाबू? लंबाई के पहले लंबाई नीचे से हो गया, और एक राशि बच गया आवेश ऊपर, तो हो गया आवेश का रैखिक घनत्व बराबर आवेश बटा लंबाई।
इसको लेमडा से सूचित करते हैं, यानी संकेत में लिखेंगे तो लेमडा बराबर क्यू अपन एल। आवेश का रैखिक घनत्व कैसे मात्रा क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर। इसका विमा कितना होता है, एल इनवर्स आई टी होता है, यानी इसका हो गया आई टी एल, इसका हो गया आई टी, इसका हो गया एल, हो गया आई टी एल इनवर्स। तो किसी भी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर, किसी भी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर दिया गया जो आवेश होता है वो आपका आवेश का रैखिक घनत्व कहलाता है। अब सिंपल सा परिभाषा है। पृष्ठीय में क्या है बाबू, कि किसी चालक के सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल, यहां पर ठीक है क्षेत्रफल, यहां लंबाई हटा देंगे क्षेत्रफल कर देंगे तो हो जाएगा आवेश का पृष्ठीय, यहां फिर लंबाई की जगह आयतन कर देंगे तो हो जाएगा आवेश का आयतन। ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल, अगर यहां लंबाई लिखेंगे तो रैखिक, लंबाई लिखेंगे तो रैखिक, क्षेत्रफल लिखेंगे तो पृष्ठीय, और आयतन लिख देंगे तो आयतन। तो किसी भी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर दिए गए आवेश को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं, इसे सिग्मा से। और आवेश का पृष्ठीय घनत्व जिस राशि के पहले इकाई लग जाए बटा के नीचे क्षेत्रफल नीचे, एक वर्ग के आवेश, आवेश ऊपर, आवेश बटा क्षेत्रफल, सिग्मा बराबर क्यू अपन ए। पृष्ठीय घनत्व का सही मात्रक हो गया ऊपर कूलाम, नीचे हो गया एरिया का मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। विमा की बात करते हैं, कूलाम की आई टी, मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर, आई टी एल स्क्वायर इनवर्स। आवेश का आयतन घनत्व, जब किसी चालक पदार्थ को आवेश दिया जाता है तो चालक पदार्थ के प्रति एकांक आयतन, लंबाई ठीक है, लंबाई के लिए रैखिक, क्षेत्रफल के लिए पृष्ठीय, कुछ तो है नहीं, और आयतन हो गया तो आयतन। आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। इसको किससे शोध करते हैं, रो से करते हैं, ठीक है। आवेश का आयतन घनत्व बराबर होता है आवेश बटा आयतन, जिस राशि के पहले प्रति लग जाए, एकांक लग जाए, बटा के नीचे निकलता है। तो रो बराबर हो गया क्यू बटा भी आयतन हो गया। इसका ऐसे ही मात्रा क्या हो गया, कूलाम, आयतन का मीटर क्यूब, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। और विमा की बात करते हैं तो आई टी 10/3 क्या है, इसमें कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश को घिरे हुए वह क्षेत्रफल जिसके अंदर उसका प्रभाव अनुभव किया जाता है, आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर से देखते हैं क्या ये समझने की कोशिश करते हैं क्या चीज है ये। देखिए, जैसे क्षेत्र होता क्या है, पहले हम क्षेत्र की कल्पना करते हैं। क्षेत्र क्या है, तो बाबू क्षेत्र एक ऐसा चीज है कि आपका क्षेत्र क्या है, मेरा क्षेत्र क्या है, आपका क्षेत्र क्या है, इस पे कल्पना करते हैं। क्षेत्र क्या है, तो आपके चारों तरफ का वह भाग, यहां पर आप खड़े हैं, सपोज कीजिए यहां पर आप हैं, ठीक। ओ क्या लग रहा है तू भाई, आज एकदम जो हीरो लग रहा है, देखना, देख। अच्छा ना सर, लड़का नहीं लड़की बना दिए, चल बना दिए ले बना दिए, ठीक बना है ना, चल ठीक बना है। इसका नाम हम कल बताएंगे क्लास में, ऑफलाइन क्लास में बताएंगे। कौन है ये हम इसको कल बताएंगे। तुम थोड़ा सोचो ये कौन है, सोचो कौन है ये, ठीक। लो और जो है बढ़िया बना दिए, लो स्टाइल में इसका पैर भी बना दिए। चलिए, किसी आवेश के घिरे हुए है क्षेत्र क्या होता है, तो देखिए ये क्षेत्र, इसका क्षेत्र क्या हुआ, इसके चारों तरफ का हुआ क्षेत्र, जहां तक ये अपना बल अनुभव करती है, ये अपना प्रभाव अनुभव करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। ये गई एक दिन, क्या हुआ कि एक दिन ये जो है मोहल्ला में मोहन के घर शादी था, ठीक है। ए मोहन देख, तू तेरे घर शादी है, तेरे मौसी आई है, ठीक है। मोहन के घर शादी था और इसकी मौसी आती है, ठीक है। बगल के ही मोहल्ले में इसकी मौसी रहती है, ज्यादा दूर नहीं रहती है, बगल के मोहल्ले में ही मौसी रहती है। तो ये आती है, मोहन के घर शादी था, ठीक है। और शाम को ये खाना खा के जाने लगती है। जैसी रास्ते में जाती है, मोहन इसको छोड़ने जाता है, तो अपने घर से, जब अपने घर पहुंचती थी, उस घर से, ठीक है,
100 मीटर पहले ही ये मोहन से कहती है कि मोहन तुम जाओ, अब हमें किसी भी चीज का डर नहीं है। इसका मतलब ये 100 मीटर के एरिया में अपना प्रभाव इसका दिखने लगा कि अरे यहाँ तो हमारा बल चलता है, यहाँ तो हम हैं, यहाँ पर हमारा प्रभाव है, यहाँ कोई हमें कुछ बोल नहीं सकता है। तो इसका हम बोल देंगे कि इसके चारों तरफ इसका मतलब जो क्षेत्र है वो कितना मीटर पे है, 100 मीटर पे, यानी 100 मीटर के एरिया में इसको कोई कुछ बोल नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पर उसका ये क्षेत्र उत्पन्न होगी, इसका क्षेत्र वहां तक है जहां तक ये जहां बोली है कि मोहन तुम जाओ वहां तक इसका क्षेत्र है, इसको हम लोग क्षेत्र बोलते हैं। नहीं देखते प्रतिनिधि, मुखिया जी, विधायक जी बोलते हैं हमारे क्षेत्र में नहीं, कोई काम कराते हैं हमारे क्षेत्र में नहीं है, हमें हमारे क्षेत्र में नहीं, हम काम नहीं कराएंगे। तो क्षेत्र का मतलब वहां तक जहां तक मेरा प्रभाव चल सके उसको हम लोग क्षेत्र बोलते हैं। तो किसी भी आवेश के, यह आवेश है सपोज कीजिए क्यू, इसके चारों तरफ का वह एरिया जहां तक अपना बल अनुभव करे, अपना प्रभाव अनुभव करे, उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसकी और बातें कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युतीय बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। फिर से, किसी बिंदु पर, ये बिंदु है, इस बिंदु पर एकांक, ठीक है, स्थित धनावेश, कोई धनावेश है एकांक जिसका मान क्यू है, इस पर लगने वाला विद्युतीय बल एकांक धनावेश, एकांक लगने वाला धनावेश एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युतीय बल यानी एफ। तो किस भी राशि के पहले एकांक लग जाए, आवेश के पहले एकांक लगा वो बटा में चल जाएगा, और एक बल जो बच गया वो बटा के ऊपर हो गया, तो विद्युत बल बटा में विद्युत आवेश, इसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर होता है F बटा Q। F को विद्युत बल को F से सूचित करते हैं, आवेश को Q से। विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि, इसका ऐसे ही मात्रा न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसकी विमा जो है mLT इनवर्स I इनवर्स होती है। इसका मान होता है E बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन Q बटा R स्क्वायर। ये मान याद रखेंगे आप। पूछा जाएगा कि E और R में क्या संबंध है, तो E जो है वो दूरी जो है वो व्युत्क्रमपाती है, बल का व्युत्क्रमपाती है, यानी दूरी बढ़ेगा तो क्षेत्र घटेगा, तीव्रता घटेगी, दूरी घटेगा तो तीव्रता बढ़ेगी। आप घर के नजदीक रहेंगे आपकी ज्यादा तीव्रता रहेगी, किसी को मार पीट सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट, विद्युत बल रेखाएं क्या है? विद्युत बल रेखाएं वह रेखाएं, वह काल्पनिक साधन जिसकी मदद से विद्युत क्षेत्र को व्यक्त किया जाता है, विद्युत बल रेखा कहलाता है। यह एक अकेला धनावेश जिस पथ के अनुदिश गमन करता है विद्युत बल रेखा कहलाता है। बस यही याद रखना है कि जिस काल्पनिक रेखा से हम विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, विद्युत क्षेत्र की कल्पना करते दिखाते हैं, ये विद्युत क्षेत्र है, जिस रेखा से, उसी रेखा को हम लोग विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। विद्युत बल रेखा एक लगातार वक्र होता है जिसकी किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। जैसे ये क्या पॉइंट है, तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखा लगातार जो है वक्र होता है, ये प्लस से निकलता है माइनस में जाता है, प्लस से निकला माइनस में गया, प्लस से निकला और माइनस में गया। और विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ किधर है, तो स्पर्श रेखा की दिशा की ओर, स्पर्श रेखा की दिशा की ओर है। यहाँ पर इधर हो गया, यहाँ पर इधर हो गया, यहाँ पर इधर हो गया, यहाँ पर इधर हो गया। हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा चेंज हो रही है। विद्युत बल रेखा के गुण क्या है? यह लगातार खुला वक्र होता है, यह धनावेश से निकलता है, ऋणावेश में प्रवेश करता है, धनावेश से निकलेगा और कहाँ जाएगा, ऋणावेश में। और यदि नजदीक ऋणावेश में न हो तो अनंत पर चल जाता है, नजदीक में ऋणावेश नहीं हो, नजदीक में ऋणावेश नहीं हो तो कहाँ चल जाता है, अनंत पे चल जाता है। कहाँ चल जाएगा, अनंत पे, अनंत पे चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा, अनंत पे, अनंत पे चल जाता है। जब विद्युत बल रेखाएं सघन होती है तो विद्युत क्षेत्र शक्तिशाली होता है। जब विद्युत बल रेखाएं सघन होगी एकदम पास होगी, विद्युत क्षेत्र शक्तिशाली होगा। जब दूर दूर होगी तो कमजोर होगा। जब समांतर होगी, एकदम समांतर होगी तो समरूप होता है, एक जैसा। चलिए विद्युत क्या है?
वह व्यवस्था जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश बहुत ही कम दूरी पर होते हैं विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। वह व्यवस्था जिसमें दो बराबर, जितना इसका मान होगा उतना ही इसका मान होगा, दो बराबर एवं विपरीत आवेश जो होंगे चार्ज चेंज होंगे, इसका माइनस तो इसका प्लस, आवेश बहुत ही कम दूरी पर होते हैं विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। जैसे चित्र में ए बी एक विद्युत द्विध्रुव दर्शाया गया है, वह व्यवस्था, इसको भी विद्युत द्विध्रुव नहीं कहेंगे, इसको भी नहीं कहेंगे, डाइपोल नहीं कह सकते इसको। विद्युत द्विध्रुव किसको कहेंगे ये बात समझना होगा। इस प्लस क्यू को कहेंगे नहीं, इस माइनस क्यू को कहेंगे नहीं कहेंगे, फिर किसको कहेंगे? वह व्यवस्था जिसमें दो आवेशों को जिनका मान बराबर हो लेकिन प्रकृति में चेंज हो, माइनस एक प्लस हो, उनको बहुत कम दूरी पर रखा जाता है, उस पूरी व्यवस्था को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, इसको हम लोग इतनी दूरी पर रखे, बहुत इतनी दूरी पर, तो इस प्लस को बोलेंगे नहीं, इस माइनस को बोलेंगे नहीं, इन दोनों की व्यवस्था, इसको व्यवस्था को, पूरी व्यवस्था को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चित्र में ए बी एक विद्युत द्विध्रुव दर्शाया गया है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू बहुत कम दूरी 12 पर रखे गए हैं। इनके बीच की दूरी कितनी है? 12। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहा जाता है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। इसको अक्ष बोलेंगे आप, अक्ष। तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी की द्विध्रुव को लंबाई कहा जाता है। ये जो लंबाई दिख रहे हैं, जो दूरी देख रहे हैं, इस दूरी को हम लोग द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। और द्विध्रुव की लंबाई एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ऋण से धन आवेश की एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव में उत्पन्न आघूर्ण को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। जो विद्युत द्विध्रुव होता है, इसमें जो आघूर्ण उत्पन्न होता है, ऐंठन उत्पन्न होता है, इसी को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी या म्यू से सूचित करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है? एक आवेश उनके बीच की दूरी, कोई एक आवेश ले लीजिए, ठीक है, कोई एक आवेश ले लीजिए, इनके बीच की दूरी ले लीजिए, एक आवेश इनके बीच की दूरी यानी Q इंटू 2L, इसको P से सूचित करते हैं। P बराबर हो गया Q इंटू 2L। ऐसा ही मात्रा क्या हो गया? कूलाम, लंबाई का क्या हो गया? मीटर, कूलाम इंटू मीटर। विभव क्या हो गया? ये हो गया IT, ये हो गया L, ITL। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रा कूलाम इंटू मीटर होता है, विभव ITL होता है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की, माइनस से प्लस। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यवहारिक मात्रा क्या होता है? डिवाइड होता है। इसको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है। 1 कूलमीटर इंटू क्या होता है? 3 × 10 के पावर 29 डिवाइड होता है। चलिए आगे नेक्स्ट, समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का समीकरण प्राप्त करें। ये समरूप विद्युत क्षेत्र है। जब समांतर होंगी तो विद्युत क्षेत्र समरूप होगा। और ये आपका जो है एक विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है, विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। यहां से ये जो है आपका यहाँ पर ये बल लगा रहा है प्लस क्यू के कारण, और ये माइनस क्यू के कारण इधर बल लग रहा है, तथा इनके बीच की जो दूरी है वो 2L है। 2L। फिगर को समझिए, फिर से फिगर को समझिए। देखिए ये जो आपका समरूप विद्युत क्षेत्र है, ये समांतर है तो समरूप है। इसके बीच में ऐसा एक द्विध्रुव को रखा गया है, ऐसे रखिए, ऐसे रखे हैं, ठीक है। और ये जो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमेगा ये, ऐसे घूमेगा ये, ठीक है। तभी इसमें आघूर्ण उत्पन्न होगा। ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा ये, इस तरह से घूमेगा, ठीक है, इस तरह से घूमेगा, घूर्णन गति करेगा। इसके बाद से ये जो है इधर नीचे एक बल लगेगा, ऐसे ये नीचे खींचेगा, ये ऊपर खींचेगा, तभी तो ये ऐसे घूमेगा। और इसके बीच की दूरी कितनी है? 2L है, ठीक है। तो क्या निकालना है? बल आघूर्ण का मान निकालना है। चलिए देखते हैं। देखिए चित्र में एक समरूप विद्युत क्षेत्र दर्शाया गया है, चित्र में एक समरूप विद्युत क्षेत्र दर्शाया गया है।
जिसकी तीव्रता कितनी है, ई है, इसकी तीव्रता कितनी है, ई, ट्वेल्व है दूरी इनके बीच। विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर, थीटा कोण पर, ये कोण कितना है, थीटा, थीटा कोण पर विद्युत विध्रुव लगने वाला बल क्यूवी, क्यूवी है, यहां पर भी क्यूवी लग रहा है और यहां पर भी क्यूवी लग रहा है। क्योंकि ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर और विपरीत हैं, अतः द्विध्रुव पर एक बल अगुण कार्य करता है जिसकी मान हमें ज्ञात करना है। एक बल अगुण लगता है जिसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज एओबी में, तो देखेंगे समकोण त्रिभुज एओबी में साइन थीटा बराबर ओबी बटा एबी। देखिए तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है। तो थीटा ये है तो सामने वाला लंब हो जाएगा ये, यानी लंब होगा ओबी, ओबी आपका लंब हो गया, पी हो गया, पी क्या हो गया, ओबी हो गया, एच क्या हो गया, एबी, यानी ओबी बटा एबी, साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, थीटा ये हो गया, तो ओबी बटा एबी, ओबी बटा एबी, ओबी का मान कितना है नहीं दिया है ओबी का मान, लेकिन एबी का तो मान दिया है 12, तो ओबी बटा 12, ओबी बटा 12, तो यहां से ओबी निकाल सकते हैं 12 साइन थीटा, ये गुना हो जाएगा 12 साइन थीटा। माना द्विध्रुव पर लगने वाला बल अगुण कितना है, टॉर्क है, तो बल अगुण बराबर होता है कोई एक बल और उनके बीच की लंबवत दूरी, यानी कोई एक बल, ठीक है, कोई एक बल, कोई एक बल, कोई एक बल निकाल दीजिए, या तो ये रख दीजिए या ये, और इनके बीच की दूरी यानी ओबी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी ओबी, देखिए एक बल गुने उनके बीच की दूरी, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, तो एफ गुने ओबी, एफ का मान है क्यूवी और ओबी का मान है पीछे निकाला है 12 साइन थीटा। देखिए एफ का मान है क्यूवी और ओबी का मान है 12 साइन थीटा, तो हो गया टॉर्क बराबर एफ गुने ओबी, तो क्यूवी 12 साइन थीटा, क्यू इंटू 12 ई इंटू साइन थीटा, ये क्या आंसर। तो देखिए क्यू इंटू 12 इसको एक साथ रख दिए और इसको एक साथ, ई साइन थीटा, क्यू इंटू 12, क्यू इंटू 12 को हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पी करते हैं, ठीक है, पी बराबर होता है ना विद्युत विध्रुव गुण बराबर क्यू इंटू 12, अभी तो आप पीछे पढ़े, तो p इंटू साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो टॉर्क बराबर हो जाएगा p क्रॉस e, ये सदिशीय समीकरण है, समीकरण 2, समीकरण 1 अदिशीय समीकरण है और समीकरण 2 सदिशीय समीकरण है, इसको आप याद रखेंगे। जब विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में समांतर हो तो द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल अगुण होता है वो शून्य होता है। फॉर्मूला होता है टॉर्क बराबर p साइन थीटा। कह रहा है कि जब दोनों समांतर हो, जब आप समांतर होगा तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री होगा तो पीई साइन 0 का मान बताइए, साइन 0 का मान तो 0 होता है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी लगने वाला बड़ा हो कितना हो जाएगा 0 हो गया। कब, जब दोनों समांतर हो, एक दूसरे की एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में, एक ही दिशा कहे समांतर कहे। जब लंबवत हो, जब लंबवत हो तो लगने वाला बल जो है टॉर्क बराबर होता है पी, जब लंबवत थीटा बराबर 90 डिग्री, तो टॉर्क बराबर पी साइन थीटा, पीई साइन 90 का मान 1, पी इंटू ई, ये मैक्सिमम मान है टॉर्क का, टॉर्क का मैक्सिमम मान 90 डिग्री पे आता है, याद रखेंगे, और 0 कब आता है, तब 0 डिग्री न्यूनतम मान। अब यहां से याद रखेंगे कार्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है, W बराबर P 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, कार्स का एक फॉर्मूला है W बराबर P 1 माइनस कॉस थीटा, और ये जो मान है स्थिति ऊर्जा का मान है, ये दोनों समीकरण याद रखेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला कि एक सवाल आया कि एक द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमाने पर किया गया कार्य कितना है, 180 डिग्री, थीटा का मान कितना दिया 180 डिग्री, क्या पूछ रहा है W, PE 1 माइनस कॉस 180, थीटा को द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने पर, तो थीटा का मान 90 डिग्री भर देंगे इसी वाला में, कार्य वाला में, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला याद रखेंगे, और स्थिति ऊर्जा बराबर होता है माइनस पी इंटू ई, स्थिति ऊर्जा बराबर होता है माइनस पी कॉस थीटा, स्थिति ऊर्जा का मान होता है माइनस पी कॉस थीटा। अब ये
ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे, जब द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में हो तो स्थिति का मान न्यूनतम होता है। जब 0 डिग्री होगा तो 0 डिग्री होगा तो 1 हो जाएगा cos 0 डिग्री का मान, तो यू मिनिमम होगा। और उस कंडीशन में द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होता है। इस संतुलन में, अस्थायी संतुलन में मैक्सिमम कब होगा? जब 180 डिग्री होगा। मैक्सिमम होगा जब 180 डिग्री होगा। 180 का मान -1 और -1 +1, इस स्थिति में अस्थायी संतुलन में होगा। यह ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट था। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण याद करें। ये सवाल आप समझेंगे, ये सवाल जो है एग्जाम के नजरिए से जो है थोड़ा सा काफी वीवीआई है, तो समझेंगे। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। समझ में आ रहा है ना एकदम बढ़िया से? फिर किस चीज का टेंशन है? समझ में एकदम आना चाहिए समझ में, हम गर्दा उड़ा देना है। हम वो भी क्लास लेकर आएंगे बहुत जल्द, इसमें सारे के सारे एक ही लेक्चर में पूरा ऑब्जेक्टिव, पूरा 2 नंबर वाला एक और 5 नंबर वाला एक, और पूरा 10-10 घंटे के लेक्चर होंगे, 10-10 घंटे के। और समझिए ये पूरा फिजिक्स 25 से 30 घंटा में खत्म, पूरा फिजिक्स 25 से 30 घंटा में खत्म। एक ऐसा वीडियो आएगा, फिर एक ऐसा वीडियो आएगा, 10 घंटे में पूरा फिजिक्स खत्म। सर क्या करेंगे आप? बहुत कुछ, हम लोग को टॉपर बनना है, टॉपर। तो आप मेहनत कीजिए, मेहनत। चलिए, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। देखिए क्या कर रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव है, ठीक, ये विद्युत द्विध्रुव है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, मतलब केंद्र है जो O है। यहां पर A है, यहां पर -q रखा गया है, ठीक है, और यहां पर B है जहां पर +q रखा गया है। दोनों के बीच की दूरी जो है 12 है, तो यहां से यहां तक L है, कुल दूरी 12 है, यहां से यहां तक L है और यहां से यहां तक L है। अब इसी के अक्ष के किसी बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है? निकालना है। देखिए यहां से यहां की दूरी हम मान लेते हैं r, यानी केंद्र से जहां पर निकालना है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, उसके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं? r। तो क्या बताइए, हम यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक, जब यहां से यहां तक जो है r है और ये l है, तो हम यहां से यहां तक r + l बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और यहां से यहां तक क्या बोल सकते हैं, क्योंकि यहां तक r है, पूरा r है और ये l है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? r - l। ये r - l हो गया, ये r + l हो गया। r + l कैसे होगा कि यहां से यहां तक r है और ये l है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? r + l, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, चित्र में AB एक विद्युत द्विध्रुव दर्शाया गया है। चित्र में AB जो है एक द्विध्रुव है, इसको दर्शाया गया है, जिसकी लंबाई 2 है। लंबाई कितनी है? 2 है। इसका माध्य बिंदु O है और माध्य बिंदु O से R दूरी की अक्ष के किसी बिंदु C पर, किसी बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। चलिए लिख देते हैं हम। OC का मान कितना है? OC का मान R है, OC का मान R है। BC का मान कितना है? BC का मान R - l है, R - l है। AC का मान कितना है? AC का मान R + l है, R + l है। माना A पर स्थित आवेशों के कारण बिंदु C पर विद्युत तीव्रता E है, तो E बराबर कितना हो जाएगा? देखिए यहां E बराबर कितना हो जाएगा? -q के कारण E पर, -q के कारण। तो देखिए माना बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा, ठीक है, E बराबर क्या हो जाएगा? तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना है? तो Q है,
और उनके बीच की दूरी, यानी यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r प्लस एल है, तो r प्लस एल का स्क्वायर, समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 r प्लस एल का स्क्वायर। अब निकालते हैं b के कारण, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण निकलेगा तो इनके बीच की दूरी कितना है, r माइनस एल, तो EB बराबर हो गया 1/4 पाई आवेश बटा में दूरी स्क्वायर, आवेश कितना हो गया, r माइनस एल का स्क्वायर। ये समीकरण 2, समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब कुल तीव्रता जो है C बिंदु पर कितनी होगी, E हो गई। ठीक है, 2 का मान यहाँ है, 1 का मान यहाँ है जो हम निकाले हैं r प्लस एल का स्क्वायर, 2 का मान r माइनस एल का स्क्वायर, r माइनस एल का स्क्वायर। C बिंदु पर कुल विद्युत तीव्रता E है, E बराबर हो गया EB माइनस E, EB माइनस E है। सर EB माइनस E ही क्यों हुआ, EB माइनस E ही क्यों हुआ, E माइनस EB क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग बड़े में से छोटा घटाते हैं और बड़ा कौन है, EB है। बड़ा EB कैसे हो गया सर, नीचे में माइनस है तो बड़ा है, कैसे सर, अब 100 में से ऊपर में जो है 100 है, ऊपर में 100 है, ठीक है, क्योंकि ये तो है उसमें भी बराबर है, देखिए ना, ये तो उसमें भी बराबर है 1/4 पाई क्यों, इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, तो नीचे वाला हो गया r माइनस एल स्क्वायर। कुछ देर के लिए हम r मान लेते हैं 10, ठीक है, या 20 या 25, r मान लेते हैं 25, ठीक है, और 20 मान लेते हैं, चलिए आप ही की बात, 20 मान लिए और l मान लिए 5, तो 20 में से 5 घटा के हम भाग देंगे और एक बार जो है 20 में 5 जोड़कर भाग देंगे, किसका मान ज्यादा आएगा, मान इसका ज्यादा आएगा, इसका मान ज्यादा आएगा, माइनस वाला का मान ज्यादा आएगा, माइनस वाला का मान ज्यादा आएगा, इसका कम आएगा, इसका ज्यादा आएगा, इसलिए पर इसमें से इसे घटाएंगे तो EB माइनस EB का मान रखिए r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4 क्यू बटा में r प्लस एल का स्क्वायर। अब 1/4 हो गया, इसमें जो है, इसमें जो है, इसमें यही बनाते हैं, देखिए इसमें जो है 1/4 क्यू को कॉमन ले लिए, क्यू को कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच गया 1 माइनस 1 बटा में r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक, अब जो इसको करते हैं 1/4 गुने क्यू r माइनस एल का स्क्वायर r प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर, ये हो गया 1/4 गुने क्यू r प्लस एल का स्क्वायर। यहां तक देखिए r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर, और दोनों में नीचे में गुना हो गया, क्यू कॉमन ले लिए 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। अब ये जो है कॉमन ले लिए तो r माइनस एल का स्क्वायर r प्लस एल का स्क्वायर, r प्लस एल का स्क्वायर ऊपर चल गया माइनस, ये माइनस हो गया r माइनस एल का स्क्वायर, r प्लस एल का स्क्वायर को आप कॉमन ये तोड़ दीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर r स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2r माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए r स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 2r, ठीक है। अब जो है इसको क्या कर दिए, तो इसको जो है हम यहाँ पर दोनों को जो है ब्रैकेट में करके और एक स्क्वायर चढ़ा दिया, r माइनस एल और r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या क्या कटने वाला हो, देखिए r स्क्वायर ये r स्क्वायर कट जाएगा, r स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर यहाँ माइनस में निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस 2rl और माइनस, तो 4 सॉरी माइनस माइनस प्लस 2rl और 2rl, ठीक, नीचे हो गया r माइनस एल r प्लस एल, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्लस स्क्वायर। यदि एल स्क्वायर बहुत छोटा हो आर स्क्वायर से, एल स्क्वायर बहुत छोटा हो आर स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, आर स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, शून्य, तो एल जो है आर स्क्वायर
एल स्क्वायर बहुत छोटा हो आर स्क्वायर को, तो एल स्क्वायर को क्या मान लेते हैं 0। जैसे आप 1 लाख रुपए का सामान खरीदे, ठीक है, तो 5 रुपए उसकी अपेक्षा क्या है, बहुत छोटा है, यानी 1 लाख उससे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है 5 रुपए। इसको क्या मान सकते हैं, 5 रुपए को शून्य मान सकते हैं, शून्य मान लिए, शून्य मान लिए। जब शून्य माने तो ये जो हो गया एल स्क्वायर 0 हो गया, तो आर स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ऊपर में हो गया 2r इंटू क्यू इंटू 2l। ये कैसे, तो बाबू ऐसे हो आया था 4q 2l, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए पीछे क्या था, पीछे आया था 4rl, सॉरी 2rl 2rl 4rl, ये में क्यू था, ये वाला क्यू, तो 4rl को हम लोग 2r इंटू 2l लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वही लिखा हुआ है, आर स्क्वायर माइनस शून्य स्क्वायर। ई बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने 2r, r की पावर 4, ये दोनों कट गए, r एक, ठीक, 2r हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r इंटू p, और बटा में हो गया r की पावर में 4, एक r से एक r कट गया, तो हो गया ऊपर में 2p, नीचे हो गया r क्यूब, यानी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने 2p बटा r क्यूब। आई बात समझ में? इसे एक बार आप बैक करके देखेंगे, जहां दिक्कत होगा कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता का समीकरण ज्ञात करें। निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय मतलब देखेंगे आप, निरक्षीय में देखेंगे, ये पहले आप डायग्राम बनाएंगे। एक यहाँ हो गया द्विध्रुव, ठीक है, ये हो गया ओरिजिन O, ये हो गया A, ये हो गया B, इसके लंब समद्विभाजक किसी बिंदु पर आपको निकालना है, ठीक है ना, निरक्षीय स्थिति में निकालना है। यहां रख दिए Q, या माइनस Q, ठीक है, तो इसके कारण जो है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो इसको मिला दीजिए पहले, ठीक है, यहां से दूरी है r है, ये l है, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंदर रूट में, ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंदर रूट में। इस बिंदु पर निकालना है, सी बिंदु पर, तो इसके कारण यहाँ पर इधर विद्युत क्षेत्र लगेगा, क्योंकि धनावेश रखे हैं और यहाँ भी धनावेश है, तो धनावेश एक दूसरे को क्या होंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, और यहाँ आकर्षण होगा तो ये नीचे खींचेगा, नीचे खींचेगा तो इधर इसमें ऐसे होगा। अब यहाँ पर जो घटक लेंगे, दो घटक लेंगे, क्योंकि घटक लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों दिशाएं जो है और नॉर्थ और साउथ के बीच में है, तो घटक लेंगे, तो घटक लेंगे तो आपका जो है ये मान के चल देते हैं थीटा, ये थीटा है, जब ये थीटा है तो ये भी कितना होंगे, थीटा होंगे, ठीक है, और जब ये थीटा है, ठीक है, जब ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। इस वाले क्षेत्र में, इसके इस वाले क्षेत्र में हो जाएंगे ये cos थीटा, इसमें क्या हो जाएगा ए बी cos थीटा, इसके लंबवत क्या हो जाएगा sin थीटा, ये sin थीटा, और इसके लंबवत क्या हो जाएगा ए बी sin थीटा। इसको m मान लेते हैं, फिगर को आप देखिए, फिगर को आप देखिए, चित्र में ए बी एक द्विध्रुव दर्शाया गया है, जिसमें दो बराबर विपरीत आवेश प्लस की और माइनस की ओर बहुत ही कम दूरी 12 पर रखे गए हैं। द्विध्रुव का माध्य बिंदु O है, माध्य बिंदु O है, ए और बी है, दोनों को बहुत ही कम दूरी पर रखा गया है। सी कोई बिंदु है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। माना बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, ये है,
यहाँ पर ये है, ठीक है। तो यहाँ से Q दूरी कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो हो गया EA बराबर 1/4 QA इंटू QA अपॉन AC स्क्वायर, QA अपॉन AC स्क्वायर। तो EA बराबर हो गया 1/4 Q बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर AC, यानी AC दिशा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दूरी कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अंदर रूप में माना बिंदु B पर स्थित आवेश कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB है, EB है। इसके कारण जो है B के कारण यहाँ पर EB है। EB के लिए क्या हो जाएगा कि Q बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंदर रूट। EB के लिए इतना ही हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है, जितना EA का मान आया है उतना EB का मान आया है। EA के CM दिशा में अवयव EA cos थीटा है, EA के CM दिशा में जो अवयव है EA cos थीटा है, और EB के EB cos थीटा है, और ये दोनों लंबवत है। यहाँ पर 4 दिशा हो गया, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये cos थीटा, और इधर हो गया EA cos थीटा, और इधर ये हो गया EA sin थीटा। तो चूंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और EA और EB बराबर है, EA और EB क्या है, बराबर है, इसलिए दोनों को ये क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे, खत्म। वही लिखा हुआ है, EA CM के लंबवत दिशा में अवयव EA sin थीटा है, EB CM के दिशा में अवयव EB cos थीटा है, और EB के CM लंबवत दिशा में अवयव EB sin थीटा है। जैसे फिर से एक बार फिगर यहाँ समझिएगा, फिगर एक बार और यहाँ समझिए। ये फिगर है, ठीक है, ये है A, ये है B, और यहां से जो है ये C है और A में है, ठीक है। EA के CM दिशा में घटक EA, ठीक है, E के कारण यहाँ जो EA है इसका CM दिशा में घटक है EA cos थीटा है, और EB का EB cos थीटा है, EB cos थीटा, इसका EB cos थीटा है, ये थीटा है। EB का CM दिशा में घटक EB cos थीटा है, इसके लंबवत, ठीक, CM दिशा के लंबवत EA के CM के लंबवत दिशा में अवयव EA sin थीटा है, इधर EA sin थीटा है, लंबवत sin थीटा होता है, और नीचे sin थीटा है, EB sin थीटा है, ठीक है। EB का CM दिशा में लंबवत घटक EB sin थीटा है, और चूंकि E और EB बराबर है इसलिए एक दूसरे को खत्म कर देंगे। ये समीकरण 4 और समीकरण 6 से स्पष्ट है कि EA sin थीटा EB sin थीटा एक दूसरे के बराबर विपरीत है, अतः एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। अतः C बिंदु पर कुल तीव्रता E है, कुल तीव्रता E है, तो E बराबर हो गया, दो ही बच गए, EA cos थीटा और EB cos थीटा, दो ही बच गए। ये दोनों तो खत्म हो गए, तो यहाँ पर बच गया EA cos थीटा प्लस में EB cos थीटा, EA cos थीटा प्लस में EB cos थीटा। तो हो गया आपका EA और EB बराबर, तो हम लिख सकते हैं 2EA cos थीटा या 2EB cos थीटा। चलिए 2 का मान यहाँ रख दिए, EA का मान पहले वाला जो निकाले हैं 1/4 Q बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। अब यहाँ पर जो cos थीटा है ये थीटा है, तो cos थीटा बराबर क्या हो गया, ये L है, ठीक, ये हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंदर रूप में। तो cos थीटा, ठीक है, इसमें होता है B बटा H यानी L बटा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर में 1/2। ये पहले से इतना है, और OA बटा OC AC का मान इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1/2 है, तो 1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 3/2, बाकी का जो कहते हो Q इंटू L, 2 यहाँ पर आ गया तो 2L हो गया, ठीक है। अब जो है Q इंटू 12 को हम लोग TL लिख दिए, और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, 3/2 कर दिए। अगर L स्क्वायर बहुत ही छोटा हो R स्क्वायर से तो L स्क्वायर को क्या मानेंगे, 0, तो 0 हो गया, ये हो गया 3/2, ठीक, 3/2, ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो पावर में कितना गया, 3 आ गया, ठीक। फास्ट पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि आपको जो है रिवीजन कराना है, तो पीछे आप पढ़ चुके हैं, तो रिवीजन के लिए है, तो फिर रिवीजन होना चाहिए, क्रैश कोर्स जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा जो है 10 घंटा हम खींच रहे, फिर पढ़ाने से क्या फायदा है। 10 घंटे पढ़ाने का मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं आप, 10 घंटे का मतलब क्या होगा। यह अभी भी एक क्रैश कोर्स चल रहा है भाई, रिवीजन चल रहा है, इससे फालतू एक सवाल नहीं आएंगे आपके पेपर में, क्या बात करते हैं, एक सवाल यहां से नहीं आएगा फालतू। दो घंटे में जो है पहला वीडियो आपका एक चैप्टर खत्म करने वाले हैं,
कंप्लीट रूप से। अब समझ रहे हैं इस चीज को। विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत बल रेखाओं के समूह को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसको फाई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? फाई से। ठीक है। गणितीय दृष्टिकोण से विद्युत फ्लक्स को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश की अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र E, ठीक है, और क्षेत्रफल सदिश dA की अदिश गुणनफल। ठीक है। विद्युत क्षेत्र हो गया E और क्षेत्रफल सदिश हो गया dA के अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल का मतलब डॉट प्रोडक्ट और सदिश गुणनफल का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। I बराबर हो गया E डॉट dA। विद्युत फ्लक्स बराबर हो गया विद्युत क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल सदिश, यानी डी फाइव बराबर हो गया ई डी ए, और ई डी ओ को हम लोग बोलेंगे ई डी ए कॉस थीटा। विद्युत फ्लक्स जिसमें भी कॉस थीटा लग जाता है वो अदिश राशि हो जाता है। अदिश राशि इसका ऐसे मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर कूलम इनवर्स उसका। इसकी विभा कितनी होती है? एम एल के पावर 3 और टी के पावर में -3 और आई इनवर्स होता है। विद्युत फ्लक्स का व्यवहारिक मात्रा क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत फ्लक्स का व्यवहारिक मात्रा क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। कैसे आ गया सर? तो विद्युत क्षेत्र का होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, और इसका हो गया क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो हो गया वोल्ट इंटू मीटर। जब विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश की दिशा में हो तो विद्युत फ्लक्स महत्तम होता है, यानी थीटा का मतलब 0 डिग्री होगा। जिसमें कॉस लगा हो उसमें अगर मान महत्तम पूछे तो कॉस थीटा का मान 0 रखना है, न्यूनतम पूछे तो कॉस थीटा का मान 90 रखना है। याद रखेंगे, न्यूनतम जिस राशि में भी लगा है, महत्तम कहेगा तो 0 डिग्री। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गॉस के प्रमेय लिखा और सत्यापित करिए। उसके सत्यापन करना है। गॉस का प्रमेय क्या है उसका सत्यापन करना है। तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है? इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से निकलने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या मतलब है? तो ये एक बंद सतह है, इसके अंदर किसी बंद सतह से निकलने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, इसके अंदर मान के चलिए हम आवेश रखे हैं Q, इससे निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो इस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। इस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। एक आता है गॉस का नियम। विद्युत फ्लक्स जो होगा वो 1/ε0 गुना होगा बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश। सपोज कीजिए यहाँ पर ऐसे ऐसे बहुत सारे आवेश रख दिए तो यहाँ पर 3 क्यू हो जाएगा, 4 रख दिए तो 4 क्यू हो जाएगा, 9 रख दिए 9 हो जाएगा। इसी को हम गॉस का नियम कहेंगे। फिर से समझिए, किसी भी बंद सतह, कैसा भी बंद सतह हो, ठीक है, कैसा भी बंद सतह हो, कैसा भी बन सकता हो, इसके अंदर जो है आप 4 रख दिए, 5 रख दिए, 6 रख दिए, ठीक है, 10 रख दिए, जो कुल कितना आवेश होगा तो 4 5 9 9 6 15 15 10 25, कुल 25 आवेश हो गया। 25 कूलम 25 कूलम 25 को, तो इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा तो 1/ε0 गुणे 25 के। किसी भी बंद सतह से निकलने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है, यानी कुल विद्युत फ्लक्स 1/ε0 और बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश। चलिए अब यहाँ पर गॉस के प्रमेय का सत्यापन देखते हैं। गॉस के प्रमेय का सत्यापन देखेंगे। गॉस के प्रमेय का सत्यापन क्या करता है? गॉस के प्रमेय का सत्यापन देखिए। बोलिए, गॉस के नियम का सत्यापन देखेंगे। तो देखिए गॉस के प्रमेय लिखा हुआ है कि गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से, ठीक है, किसी बंद सतह से किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के स्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 का मान क्या होता है? निर्वात की गतिशीलता होती है। ठीक है, ε0 का मान याद है आपको? ε0 का मान याद है 9 × 10⁻9
सॉरी 1/ε का मान याद है? ओहो 9 गुणे 10 के पावर 9। ठीक है, याद रखेंगे। और एप्सिलॉन का मान कितना होता है? फटाफट कमेंट करके बताएंगे एप्सिलॉन का मान कितना होता है? 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 8। चलिए, तो देखिए एक बंद सतह है, एक बंद सतह है, ठीक है, एक बंद सतह है, सतह ये बंद है। आर त्रिज्या वाले गोला तथा केंद्र क्यू आवेश से स्थित है। अल्पांशीय क्षेत्र डीए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? ठीक है, ये कट करके निकल रहा है, ठीक है, ये जो है डीए कट करके निकल रहा है, इस तरह से डीए कट करके हर जगह से निकल रहा है। डीए कट करके ऐसे निकल रहा है, ऐसा डीए कट करके निकल रहा है, डीए कट करके डीए 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 कट करके निकल रहा है। तुम्हारा कि आर त्रिज्या वाला एक गोला है तथा इसके केंद्र पर क्यू आवेश स्थित है। अल्प आंशीय बहुत ही छोटा क्षेत्रफल डीए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो डी फाइव मान लेते हैं, गुजरने वाला फ्लक्स है वो डी फाइव है। डी फाइव बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। और यहाँ थीटा का मान 0 डिग्री होगा। कैसे होगा? तो बाबू यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ऐसे निकल रहा है, विद्युत क्षेत्र ऐसे निकल रहा है, जैसे मान के चलिए कि विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र जो है वो ऐसे निकल रहा है, इसको कट करके निकल रहा है, ऐसे कट करके, ऐसे कट करके। और क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? तो जो भी क्षेत्रफल होता है उसका जो दिशा होती है उस क्षेत्रफल के लंबवत होता है, यानी इस क्षेत्रफल की दिशा इधर होगी और इधर ही कट करके निकल रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री। इधर ही कट करके निकला, कट करके इसको ऐसे ही निकला। और क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो है सतह के लंबवत होती है, तो ये क्षेत्रफल है, तो इसके लंबवत होगी ऐसे, और कट करके भी ऐसे ही निकला। दिशा भी इधर क्षेत्रफल की, क्योंकि ये सतह है, सतह के लंबवत होता है, तो सतह के लंबवत ये क्षेत्रफल की दिशा हो गई। और इधर ही कट करके निकलता है, तो दोनों की दिशा एक ही ओर हो गई। जब दोनों की दिशा एक ही ओर हो गई तो 0 डिग्री, यानी cos 0 डिग्री। डी फाइव बराबर ई डी ए, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? तो 0 से लेके फाइव तक, तो डी फाइव हो गया आपका 5, और 0 से लेके ए तक, तो डी ए का हो गया डी ए। ठीक है, अब जो है ए का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन गुणे क्यू इंटू आर स्क्वायर, और गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मान रख दिए, फाइव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन गुणे क्यू बटा आर स्क्वायर गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट लिया, ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट लिया, अरे तो क्या बच गया? आई बराबर 1/ε0 क्यू। सर हम लोग को तो इतना इजी में पता ही नहीं गया था पेपर पे कितना इजी होता है गॉस का नियम। होता है ना, होता है ना, क्यों नहीं होता? होता तो है, होता तो है, होता तो है। यहां से डी फाइव जो हो गया वो 5 हो गया, ई डी हो गया ई ए, और यहां से जो है ई का मान रख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन गुणे आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, यहाँ बच गया 1/ε0, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो बच गया 1/ε0 इंटू क्यू। आई बराबर 1/ε0 गुणे क्यू। प्रूव्ड, गॉस का नियम। अब क्या मिले, अब क्या मिलेगा बोलो? इतने कम समय में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिल सकता ना। इतने कम समय में क्या ही मिलेगा? क्या ही मिलेगा बच्चों? कुछ मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। ये भी कट जाएगा सफर साथ चलने से। चलिए, इस तरह से जो है आपका ये लेक्चर जो है ये कंप्लीट रूप से चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, इससे एक बाहरी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएंगे।
ठीक है, यहां तक जो है सभी लोग जो है अपना कवर करेंगे, रिवीजन करेंगे, इसके फालतू कुछ भी नहीं पढ़ना इसमें। है तो बहुत लेकिन जितनी जरूरत हो वही ना पढ़ेंगे भाई। चलिए, सभी लोगों को जो है धन्यवाद। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग कल मिलते हैं। सभी लोगों को थैंक यू। ठीक है, और पुनः जो है रिवीजन कीजिए, और कौन कौन सा आते हैं कि जो है इसका पूरे फिजिक्स का जो है एक ही सब क्लास में पूरा सब्जेक्टिव का महामैराथन चला दिया जाए, वो कमेंट करके लिखेंगे यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू। ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं जो एग्जाम के लिए आप तैयारी कीजिए।